नमस्कार दोस्तों। मैं हूं हिमांशु और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गुजरात के रहने वाले विनोद जी की, जिनकी उम्र 32 साल है और वो पेशे से एक कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में जब वो अपनी कार से अपने 4 दोस्तों के साथ हरिद्वार गंगा नहाने जा रहे थे, तब रास्ते में एक ढाबे पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर आज भी उनकी रूह कांप जाती है। तो चलिए, अब यह कहानी विनोद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक विनती है कि दोस्तों, आपने कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस कहानी में आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। लेकिन डर को और रूह तक महसूस करने के लिए हेडफोन का यूज करें। और दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुन लेते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आपकी और हमारी नजदीकी और बढ़ जाए। और अगर कहानी आपको पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के यह कहानी विनोद जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद है और उम्र है 32 साल। मैं अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रहता हूं और वहीं एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। काम के सिलसिले में कई बार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार का सफर थोड़ा अलग था, क्योंकि यह कोई ऑफिस ट्रिप नहीं थी, बल्कि एक मन की शांति के लिए रखी गई तीर्थ यात्रा थी, जो कि हरिद्वार की थी। असल में पिछले कुछ महीनों से मेरे मन में अजीब बेचैनी बनी हुई थी। ना चैन था ना सुकून। माँ ने कहा कि हरिद्वार चले जाओ बेटा, गंगा मैया में डुबकी लगाओगे तो मन शांत हो जाएगा। यही सोचकर मैंने प्लान बनाया। मैंने मेरे सभी साथों दोस्तों से पूछा, लेकिन 4 ने तो मना कर दिया, क्योंकि वह कंपनी के काम में बिजी थे और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिली। लेकिन 3 दोस्त साथ चलने के लिए राजी। उनमें से एक था राहुल, जो कि मुझसे 2 साल छोटा था और वो अहमदाबाद में ही जिम ट्रेनर था। दूसरा था बंटी, जो एक लोकल इलेक्ट्रिशियन है और काफी हंसमुख था, लेकिन थोड़ा डरपोक भी था। और तीसरा था रवि, जो बीपीओ में काम करता था और हर समय कैमरा लिए घूमता रहता था। जब देखो तब उसे तो बस रील बनाने की ही लगी रहती थी। हम चारों ने मिलकर तय किया कि इस बार ट्रेन या बस से नहीं, बल्कि अपनी कार से सफर करेंगे। मेरे पास एसयूवी है और हमने उसी से सफर करने का तय किया, क्योंकि असली मजा तो रोड ट्रिप में ही आता है, वो भी जब अपनी गाड़ी हो। अहमदाबाद से हरिद्वार तक का करीब 1200 किलोमीटर का सफर था, इसीलिए हमने 3 दिन पहले ही निकलने का प्लान बनाया। रास्ते में कुछ छोटे स्टॉप रखे, जहां आराम भी कर सकें और खाने पीने का भी इंतजाम हो। 27 जुलाई की दोपहर को हमने अहमदाबाद से निकलने का तय किया। सामान पहले ही पैक हो चुका था। कार में पानी की बोतलें, नमकीन, फर्स्ट एड किट और एक छोटा गैस बर्नर तक रख लिया था, क्योंकि बंटी को रात में चाय बनाने की आदत है। शाम होते होते हम राजस्थान पार कर चुके थे। फिर धीरे धीरे रात गहरी हो गई। होती गई। हम 11 बजे करीब एक छोटे से ट्रक ढाबे पर रुके, खाना पीना खाया और वहां के मालिक से कहने पर कि 2 से 4 घंटे आराम करने के लिए अगर घटिया दे देते तो ठीक रहता, वो मान गया और कहा कि रात भर आराम करो, सुबह चाय नाश्ता करके निकलना। हमने कहा ठीक है अंकल। और फिर हम रात भर वहीं सोए और सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हुए और चाय नाश्ता करके निकले। अब हम लोगों ने तय किया कि केवल दोपहर खाना खाने के लिए ढाबे पर रुकेंगे, ना तो उसके पहले और ना ही उसके बाद। उसके बाद बिना रुकावट के रात में यूपी में कानपुर के बाद एक ढाबे पर रुकेंगे और फिर सुबह सुबह हरिद्वार के लिए निकलेंगे। ऐसा राहुल, रवि और मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि बंटी की हर 2 किलोमीटर में रुकने की आदत थी, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ खाने पीने की आदत थी। हमने बंटी से कहा कि तुझे जो कुछ खाना पीना है तू यहीं खूब खा ले और खरीद के साथ में रख ले। अब हम सुबह निकले। चलते चलते दोपहर हो गई। हमने ढाबे पर रुककर खाना खाया और खा पीकर फिर चल दिए। अब हम यूपी में आ चुके थे और अब बारी थी कानपुर के उसी ढाबे पर रुकने की, जहां हमारे साथ वो हादसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी में झरसा घोल दिया। रात के 10 बज चुके थे और अब भूख भी अपने पीक पर थी, क्योंकि दिन में जल्दी खाना खा लिया था। अब हमारी नजरें किसी ढाबे की तलाश कर रही थीं, लेकिन जब से हमने उस रोड पर टर्न लिया, उस रोड पर अलग ही खामोशी थी। ना कोई गाड़ी, ना ट्रक, ना कोई आदमी और ना ही कोई ढाबा। हमने सोचा कि हो सकता है कि रोड ज्यादा ना चलता हो,
इसीलिए एक ढाबा तक नहीं है। ये सुनते ही बंटी बोला कि भाई वापस चल, हम ये रास्ता दिन में पार कर लेंगे। मैंने कहा, तू थोड़ा चुप होकर बैठ जा यार। हम चलते रहे और रात के ठीक 2 बजे हमारी कार एक सुनसान मोड़ से मुड़ी और हमें एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया, जहां एक लाल पीली ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और एक बूढ़ा आदमी सामने रखी हांडी में कुछ पका रहा था। ढाबे का नाम था कृष्णा भोजनालय, लेकिन उस बोर्ड पर एक अजीब सी कालिख लगी थी, मानो किसी ने जानबूझकर उस पर कोलार पोत दिया हो। राहुल ने कहा, भाई भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। भूख सबको लगी थी। हम वो ढाबा देख के ऐसे खुश हुए जैसे हमें खजाना मिल गया हो। मैंने भी कहा, हाँ, खा पी के रात भर आराम करेंगे और सुबह होते ही चल देंगे। किसी को नहीं पता था वो ढाबा सिर्फ खाना देने वाला नहीं था, वो कुछ और भी दे रहा था, कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी बदलने वाला था। हमने गाड़ी ढाबे के बाहर खड़ी कर दी और जैसे ही कार से बाहर निकले वैसे ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। लेकिन जुलाई के महीने में इतनी ठंडी हवा, ये बात कुछ समझ नहीं आई। मैंने अपनी बाहें मलते हुए दोस्तों से कहा, यह हवा कुछ ज्यादा ठंडी नहीं लग रही तुम्हें? रवि ने मोबाइल निकाला। उसका नेट नहीं चल रहा था। उसने कहा, नेटवर्क तो गायब है यार, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। राहुल ने इधर उधर देखा और बोला, अजीब सुनसान है यार ये इलाका, पर भूख के मारे तो हालत खराब हो रही है। चलो अंदर चलते हैं। हम चारों ढाबे के अंदर गए। ढाबा बहुत पुराना था। ईंटों की दीवारों पर सीलन लगी थी और लकड़ी की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। वो बूढ़ा आदमी अब भी उसी हांडी में कुछ पका रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, राम राम चाचा। उसने गर्दन उठाकर हमें देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा जैसे सालों से धूप ना देखी हो। उसने धीरे से कहा, राम राम। आइए बाबूजी बैठिए, खाना तैयार है। हमने एक कोने की टेबल पकड़ी और बैठ गए। ढाबे में और कोई नहीं था, सिर्फ हम और वो बूढ़ा आदमी। बंटी ने पूछा, चाचा क्या बना है? चाचा ने जवाब दिया, गर्मा गर्म खड़ी चावल और आलू की सब्जी तैयार है और लस्सी भी है। अगर चाहो तो, भूख वैसे भी जोरों की लगी थी तो हम सब ने हाँ कर दी। चाचा धीरे धीरे चलकर रसोई की तरफ गए। रवि ने फुसफुसाकर कहा, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यार, ये जगह, ये चाचा, सब कुछ पुराना और डरावना नहीं लग रहा है। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, अबे चुप कर, यहां भूख लगी है और तू अपने रील्स के चक्कर में अभी भी यही सोच रहा है कि कुछ हॉरर मोमेंट मिल जाए तुझे। इतने में चाचा 4 थालियों में खाना ले आए, लेकिन उनके शरीर से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे सड़ा हुआ मांस हो। लेकिन खाना देखकर थोड़ी राहत मिली। गर्मा गर्म सौदी खुशबू और स्वाद भी एकदम देसी। मैंने कहा, वाह चाचा, खाना तो लाजवाब है। लेकिन चाचा मुस्कुराए नहीं, बस गर्दन झुकाकर वापस चला गए, जो कि थोड़ा अजीब लगा। जैसे मेरी तारीफ से कुछ खास असर नहीं पड़ा। मैंने मन ही मन सोचा, खैर छोड़ो, भूख लगी है, खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त अचानक बंटी ने कहा, तुम बात नहीं लगी। लेकिन बंटी ने 2 कौर खाकर थाली खिसका दी और बोला, मुझे नहीं खाना, कुछ गड़बड़ है यार। हमने उसे डांटा, भूख नहीं है तो मत खा, पर डराने वाला नाटक मत कर। लेकिन उसकी यह बात सोचने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी भूखा ना रहने वाला आदमी आज केवल महक की वजह से थाली छोड़कर उठ गया। रवि ने कहा, मैं तो वीडियो बना रहा हूं। ये लो एकदम रात 2 बजे का हिटेड ढाबा, खड़ी चावल स्पेशल, और वो हंस पड़ा। हम बाकी तीनों ने खाना खत्म किया। बंटी बाहर चला गया था हाथ मुंह धोने। तभी अचानक ढाबे के पीछे से कोई बच्चा दौड़ता हुआ आया और ढाबे के अंदर चला गया। हम सब चौंक गए। बच्चा, और वह भी इतनी रात को, इतने सुनसान इलाके में जहां एक परिंदा तक नहीं है। मैं उठकर बाहर गया और बंटी से पूछा, बंटी तूने देखा क्या? कोई बच्चा गया अंदर? उसने सिर हिलाया। नहीं यार, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं वापस आया तो रवि खड़ा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, विनोद, वो बच्चा, वो बच्चा दिखा मुझे, पर उसका चेहरा नहीं था। मैंने पूछा, मतलब? उसने धीरे से, कहाँ, उसका चेहरा ही नहीं था, खाली एकदम सफेद। हम सब सहम गए। राहुल बोला, अबे पागल हो गया है तू? रवि कांप रहा था। उसने कैमरा दिखाया, लेकिन वीडियो में कुछ नहीं था, सिर्फ हल्की सी परछाई सी कुछ, पर बच्चा नहीं। मैंने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, चलो अब पैसे देकर निकलते हैं। बंटी ने कहा, हाँ चलो जल्दी निकलते हैं। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम चाचा के पास पहुंचे, जहां वो खाना बना रहे थे, लेकिन चाचा वहां नहीं थे और पूरी जगह एकदम खामोश थी। ढाबा जो कुछ मिनट पहले गर्म और सजीव लग रहा था,
अब वो वीरान सा लग रहा था। हमने आवाज लगाई, चाचा पैसे लेने आओ, लेकिन कोई जवाब नहीं। राहुल ने कहा, चलो टेबल पर पैसे रख देते हैं और निकलते हैं। माहौल ठीक नहीं लग रहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। जैसे ही हम कार के पास पहुंचे, वैसे ही ढाबे की लाइटें एकदम बुझ गईं। वहां अब अंधेरा, घुप अंधेरा हो चुका था। बंटी चिल्लाया, भागो यार, भागो यहां से। हम सब दौड़कर कार में घुसे। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। 3 बार कोशिश की, लेकिन इंजन खड़खड़ाया और वापस चुप हो गया। रवि पीछे मुड़ा और चिल्लाया, देखो वो बच्चा फिर से आ गया। हमने मुड़कर देखा, एक छोटा बच्चा वहीं बिना चेहरे वाला कार के ठीक पीछे खड़ा था। हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी। वो हमें देख रहा था, या शायद नहीं भी, क्योंकि चेहरा तो था ही नहीं उसका। बंटी बेहोश हो गया। रवि दरवाजा खोलकर भागा, लेकिन जैसे ही उसने ढाबे की तरफ कदम बढ़ाया, ढाबा गायब हो गया, जैसे ढाबा कभी वहां था ही नहीं। हाँ, एकदम गायब। वहां बस खुला मैदान, घास और कुछ नहीं था। राहुल और मैं एक दूसरे को देखकर कांपने लगे। ये क्या था यार? ये क्या है? हमने बंटी को उठाया, पानी डाला, उसे होश में लाए, लेकिन वो चीख रहा था। वो मुझे ले जाएगा, मैंने देखा है उसे। उसने कहा था कि तुम सब यहीं रह जाओगे। वो अब हमें यहां से जाने नहीं देगा। रवि वापस आया और बोला, वो बच्चा चला गया, पर वहां कुछ था। वहां एक कब्र थी यार, और उस पर हमारा नाम लिखा था, विनोद राहुल रवि बंटी। मैंने कहा, तू पागल हो गया है क्या? उसने कहा, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं, तू खुद चल के देख ले। मैंने बंटी से कहा कि तू कार में ही बैठना, हम देख कर आते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं यहां अकेले नहीं रहूंगा। मैंने कहा, ठीक है, चल। मैं, बंटी और राहुल उसके साथ गए। जहां ढाबा था, वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई कब्र थी, और उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, यहां वो 4 लोग सोते हैं जो भूख के मारे मौत का खाना खा बैठे। हम तीनों, मैं, राहुल और बंटी, उस पुरानी टूटी कब्र को देख रहे थे, और रवि वहीं घुटनों के बल बैठा हुआ था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने खून और गले सड़े फूलों की मिली जुली बदबू। कब्र पर लिखे शब्द अब पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी कुरेदे हों। यहां वो 4 लोग सोते हैं जो भूख के मारे मौत का खाना खा बैठे। राहुल कांपती आवाज में बोला, हमारे नाम? यह पहले तो इतने साफ नहीं थे। रवि धीरे से बोला, उसने कहा था जो खाना खाएगा वो यहीं रहेगा। उसने कहा था बंटी की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, और वह मेरी बाहों को जकड़े हुए बोल रहा था, हमें यहां से भागना है विनोद, अभी इसी वक्त, नहीं तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने बंटी को कसकर पकड़ा और बोला, चल वापस गाड़ी के पास चलते हैं, देखते हैं अब स्टार्ट होती है या नहीं। हम चारों तेजी से वापस गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन वो जगह अब वैसी नहीं रह गई थी। कार वहीं खड़ी थी, पर अब उसके चारों तरफ गाड़ी धुंध छा चुकी थी, और वो बूढ़ा आदमी जो ढाबे पर था, अब कार के बोनट पर बैठा हुआ था। चेहरा झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। हम सब वहीं रुक गए। मेरे पैर वहीं जम गए थे, जैसे किसी ने जमीन में गाड़ दिए हों। रवि ने कैमरा निकाला, पर स्क्रीन काली थी। बंटी पीछे हटने लगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, जा रहे हो, पेट तो भर गया ना? उसकी आवाज में अब इंसानीपन नहीं था, बल्कि एक कर्कश गूंज थी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आ रही हो। उसके होंठों से टपकता लाल खून जैसा लिक्विड साफ दिख रहा था। वो धीरे धीरे बोनट से उठा और चलकर हमारी तरफ बढ़ने लगा। हमने पलटकर दौड़ लगाई। अंधेरे में बिना दिशा देखे हम भागते रहे। पीछे से किसी की सीटी सुनाई दे रही थी। हाँ, सीटी, लेकिन वो इंसान ही नहीं थी। एकदम बेसुरी, और वो हवा में फैल रही थी, जैसे किसी आत्मा की हंसी। राहुल गिर गया। मैंने और रवि ने उसे उठाया। तभी एक पेड़ की ओट से वही बच्चा बिना चेहरे वाला हमारी तरफ भागता हुआ आया। उसकी टूटी हुई गुड़िया अब हंस रही थी। हाँ, गुड़िया हंस रही थी। गुड़िया की आंखों से खून बह रहा था। राहुल ने चिल्लाकर कहा, ये सपना है, सपना है ये। मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, सपना नहीं है बे, देख अपनी सांसों की धड़कन, ये असलियत है। हम जैसे तैसे उस कच्चे रास्ते से भागते हुए किसी पक्की सड़क पर निकल आए, और तभी अचानक हमारे मोबाइल में नेटवर्क आ गया। रवि ने जीपीएस खोला। हम कानपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उस जगह का नाम कुछ और ही था, भूत गांव। लेकिन मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था।
तभी एक ऑटो वाला सामने से आता हुआ दिखाई दिया और हमने उसे रोकने की कोशिश की। उसने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही हमने उससे कृष्णा भोजनालय का नाम लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, उधर मत जाना साहब। वहां 20 साल पहले एक ढाबा था जिसमें 4 लोग एक ही रात में मर गए थे और तब से वह जगह शापित मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि वो ढाबा आज भी रात में खुलता है और जो वहां खाना खाता है वो वहीं उनका साथी बन जाता है। कहीं आप भी तो हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। हमने ऑटो वाले से कहा कि हमें किसी होटल तक छोड़ दें और किसी भी कीमत पर वापस उस रास्ते पर नहीं जाना है। उसने कहा, क्या आपने वो खाना खाया है? हमारी खामोशी देखकर वह सब समझ गया और कहा, साहब जो आपने खाना खाया वो खाना नहीं, बल्कि मरे हुए इंसान का गोश्त था। उसकी ये बात सुनते ही हम सन्न रह गए। लेकिन मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन खाते टाइम ऐसा कुछ भी नहीं लगा। उसने कहा, वो सब इल्यूजन था। आप उसके बनाए हुए जाल में फंस चुके थे। फिर उसने पूछा कि आप लोग कहां से आए हैं? तो हमने सारी बातें बताई और कहा, लेकिन हमारी कार तो वहीं रह गई। उसने कहा, अब आप गाड़ी भूल जाइए क्योंकि वह नष्ट हो चुकी होगी और आप मेरे घर चलिए। आप लोग अब सुरक्षित हैं, लेकिन आपने जो खाया है उसके लिए आपका शुद्धिकरण करना जरूरी है। हम उसके घर गए, जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह होते ही हम हरिद्वार के लिए पैदल निकल पड़े। 3 दिन तक पैदल चलने के बाद हम किसी तरह हरिद्वार पहुंचे। ना कैमरा, ना कपड़े, ना गाड़ी, बस अपनी जिंदगी लेकर पहुंचे थे। रवि अब भी कभी कभी बड़बड़ाता है। वो बच्चा अभी भी देख रहा है मुझे। बंटी ने कसम खा ली है कि वो अब कभी रात को किसी ढाबे पर नहीं रुकेगा। राहुल ने जिम छोड़ दिया, अब ध्यान और साधना करने लगा है। और मैंने माँ के कहने पर गंगा में डुबकी तो लगाई, लेकिन वह बेचैनी अब भी है। शायद पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब मुझे सिर्फ बेचैनी नहीं रहती, मुझे हर रात उस बूढ़े आदमी की सीटी सुनाई देती है, जा रहे हो, पेट तो भर गया ना? तो दोस्तों, ये थी कहानी विनोद जी की, उनके ही पॉइंट ऑन ऑफ व्यू से, लेकिन निराह की जुबानी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।